यदि आप लोग इस बार यूपीपीसीएस 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उसमें आपको सीसेट के बारे में कम जानकारी है कि सीसेट का पेपर कैसे आता है, इसका सिलेबस मुझे अगर सटीक पता चल जाता तो मैं अच्छे से तैयारी कर लेता। भले ही एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, लेकिन एक बात बता दूं कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर जीएस पेपर 1 में अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं और इसमें थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अगर आपका स्कोर क्वालिफाइंग भी नहीं आया तो आप अगले स्टेज के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जी हाँ, आप मेंस नहीं दे पाएंगे। तो इससे अच्छा है समय रहते हुए सीसेट का कंप्लीट सिलेबस जान ले, क्या पढ़ना है, क्या क्या आता है, कितना आता है, किसका किसका क्या क्या वेटेज है, एक बार जान लेते हैं। उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी आगे शेयर करेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में मैं आप लोगों से सिलेबस डिस्कशन करूंगा, सीसेट का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन, और इसके बाद से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और किन किन पार्ट को मैं पढ़ के आराम से क्वालिफाई कर सकता हूँ सीसेट को। तो जी हाँ, मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूँ आरडब्ल्यूए के इस प्लेटफॉर्म पे। तो शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहें। चलिए, तो सबसे पहले वही है सिलेबस का 100% सटीक विश्लेषण मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे भाई मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे जो डेटा ले रखा है मैंने सिलेबस का, मैं 2019 से लेके 2025 तक के सारे जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं, जो सीसेट का पेपर हुआ, उन्हीं के आधार पे मैं पूरा का पूरा पैटर्न बनाया हूं मैं। ओके, तो एक लाइन है, आप देख लीजिए, जो जानता है कि क्या आएगा वही जानता है कि क्या पढ़ना है। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम शानदार लाइन है कि भैया अगर आप जानोगे नहीं कि क्या आता है तो पढ़ेंगे क्या। हो सकता है आप कुछ फालतू फालतू पढ़ के चले जाएं, उसका पेपर से कोई लिंक नहीं है, आपका समय भी व्यर्थ जाएगा, पेपर में आएगा भी नहीं, तो फिर आपके सिलेक्शन की उम्मीद कम होगी। तो हमें ये सबसे पहले जानना होता है कि भाई आएगा क्या पेपर में, एक्चुअली आयोग के सिलेबस में क्या है और पिछले 10 साल तक क्या ट्रेंड रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो अगर हमारे दिमाग में रहेगा तो तैयारी काफ़ी आसान हो जाती है। किसी भी एग्जाम को अगर तैयार करना है अच्छे से तो सिलेबस को सबसे पहले जानिए, पहला काम आपका यही होना चाहिए। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे भाई कि ये कई बार मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि पेपर 2 जो सीसेट का नाम से जाना जाता है, ये कितने मार्क्स का आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कई बार डिस्कशन कर चुका हूं। लेकिन फिलहाल मैं एक बार और बता देता हूं आपको कि इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है, दूसरी पाली में पेपर होता है। ये क्वालिफाइंग है, मेरिट नहीं जुड़ता, लेकिन ये है घायल है वही एक घातक है। समझ गए मेरी बात, एक डायलॉग मूवी का, घातक बहुत है ये। ओके, 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं आपको और गलत उत्तर पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो इसका अगर 1/3 लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.66 नंबर आपके कट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे। तो सबसे पहले हमारा ऑफिशियल सिलेबस की बात करते हैं। तो ऑफिशियल सिलेबस में क्या क्या आता है वो समझते हैं। तो ऑफिशियल सिलेबस में मेरे भाई, मेरे लाल, मेरी बहन, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं एक कॉम्प्रहेंशन का पार्ट आता है, और कितने कॉम्प्रहेंशन होता है वो आगे हम डिस्कशन करते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन आता है। ओके ओके, अच्छा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर ये इंग्लिश में ही है क्या। इंग्लिश में नहीं, जहाँ हिंदी का टर्म है हिंदी में भी यूज होगा। इंटरपर्सनल स्किल को इंटरपर्सनल स्किल ही समझिए तो ज़्यादा सही है। मतलब आपके अंदर ऑफिसर बनने की क्वालिटी क्या है, डिसीजन मेकिंग आपके अंदर क्या है, वो सब इंटरपर्सनल स्किल में आता है। ओके, तो फिलहाल कम्युनिकेशन भी, आपको कैसे कम्युनिकेट करना होगा था जनता से, या जो फरियादी आपके पास आया है उससे कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सब इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन में आता है। ओके, फिर उसके बाद से रीजनिंग थोड़ा सा बड़ा है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल अप्रोच, मतलब इसी में डिसीजन मेकिंग भी आ जाते हैं आपके। ओके, कुछ आपके पैटर्न देंगे, हालांकि एक अलग से मैंने लिखा है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक ऑफिसर्स को, आपको पता है कि किसी जिले के आप एसडीएम बन जाएंगे या डिप्टी एसपी बनेंगे। ओके, तो आपके पास बहुत सारी फरियादें आएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करके फिर हमें अच्छे तरीके से उससे उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना है, और जिससे नुकसान भी ना हो और सब खुश हो जाएं। सही बात है। तो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो आपको देना होता है, तो वही डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आपका डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक बड़े पद का अधिकारी, वो उसका एक डिसीजन
बुरा भी हो सकता है, डिसीजन मतलब उसका इम्पैक्ट बुरा भी हो सकता है और डिसीजन का इम्पैक्ट बहुत अच्छा भी हो सकता है। सब आपके हाथ में होता है भाई, समझ गए। मान लीजिए किसी जिले में दंगा हो रहा है, तो आपका एक डिसीजन हो सकता है दंगा को भड़का दे, आपका एक डिसीजन दंगा को काबू कर ले। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये बहुत बड़ा, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है और बड़ा संवेदनशील भी पोस्ट है। जो ये सब पोस्टें होती हैं तो इसमें आपका डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और रोल प्ले करता है। ओके भाई। फिर उसके बाद से जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, मतलब हमारे जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब मैथ्स वगैरह के आगे पूरे के पूरे उस तरीके के। फिर उसके बाद से एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गए। ओके, कक्षा 10वीं तक का अरिथमेटिक आता है। अब इसके बाद से धीरे धीरे इंग्लिश आता है, हिंदी आता है मेरे भाई, और पूरा पेपर अधिकतम 10वीं कक्षा तक, मैक्सिमम 10वीं कक्षा तक, 8वीं 10वीं कक्षा तक का पूरा रहता है। इसमें थोड़ा सा एथिक का भी पार्ट होता है। एथिक इन केस जैसे आपके डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एथिक्स का भी पार्ट होता है। तो एथिक्स से रिलेट करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब भी पढ़ाऊंगा एथिक्स से रिलेट करके ही पढ़ाऊंगा, ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब मेरे भाई जरा आगे देखते हैं। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो अब एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स में है ना, ये कह रहे हैं कहाँ से कितने सिलेबस में पिछले 7 साल में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर देखेंगे रीजनिंग है और मेंटल एबिलिटी की बात करें, जो हमारा रीजनिंग आता है इसमें 28 से 30 क्वेश्चंस। अब इसमें देखो डिसीजन मेकिंग भी मैंने शामिल कर लिया है, एनालिटिकल रीजनिंग भी, जो एक्चुअली देखने में लगता है इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन का भी पार्ट होता है। समझ गए मेरी बात? तो ये और ये दोनों मिक्स करके मैंने रखा है, ठीक है भाई, ये दोनों मिक्स करके। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के आते हैं 20 से 22 क्वेश्चन। हालांकि एकदम फिक्स नहीं है कि इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चंस हो सकता है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद से हमारा हिंदी में मेरे भाई, हिंदी में देखो गद्यांश कॉम्प्रहेंशन 5 आते हैं, उसके बाद से छोड़ के व्याकरण के 13 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब इस 18 को हम 13 + 5 कर सकते हैं। ये 5 तो फिक्स है, लेकिन ये 13 हो सकता है, चेंज हो जाता है, कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिलहाल ये सही डेटा है, ठीक है। फिर इंग्लिश में भी कॉम्प्रहेंशन है आपका 5 कॉम्प्रहेंशन, इसको भी हम 13 + का 5 कर लेते हैं। मतलब ये तो फिक्स है, हमारा 5 फिक्स है, और कॉम्प्रहेंशन तो ऐसे बता दिया जाएगा कि मतलब मज़ा ही आ जाएगा। बाकी ये 13 में चेंज हो सकता है, 13 मैक्सिमम मैंने रखा है, 10 भी आ जाता है, 9 भी, 8 भी, 7 भी, इस तरीके का आ जाता है, ठीक है भाई। तो ये हमारा ये कोई फिक्स डेटा नहीं है, इसमें बढ़ जाते हैं। फिर कॉम्प्रहेंशन अलग से भी मैंने वही 5 + 5 हटा दिया, तो 10 कॉम्प्रहेंशन के अलग से भी मैंने रखे हैं, और इसमें 2-3 क्वेश्चन किसी में ज़्यादा किसी में कम आते रहते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इतना ऊपर नीचे का डेटा रहता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है आयोग के पास कि रीजनिंग में इतने ही आएंगे क्वेश्चंस, या मान लीजिए फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ में नहीं आएंगे। हाँ, कॉम्प्रहेंशन 2 आते हैं 5-5 क्वेश्चन को, वो फिक्स है, बाकी उसके बाद से थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि कॉम्प्रहेंशन के बाद मैंने सारे के सारी सिलेबस में क्या क्या है, मैथ, रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल, कॉम्प्रहेंशन, और उसके बाद से हिंदी और इंग्लिश है। अब सबका एक एक करके एनालिसिस करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। पिछले 7 साल का मैं डेटा के आधार पे बता रहा हूँ किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सिलेबस भी है, और उन जो सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंट पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं उनका भी नाम मैंने लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्रहेंशन की सबसे पहली बात बताते हैं, कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। तो कॉम्प्रहेंशन में मेरे भाई फिक्स पैटर्न होता है, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन और एक हिंदी वाला कॉम्प्रहेंशन होता है। एक प्योर इंग्लिश में लिखा जाएगा और दूसरा कॉम्प्रहेंशन एक प्योर हिंदी में। अब इनमें इंग्लिश और हिंदी भाषा का ही अंतर होता है प्यारे, बाकी क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो सेम जैसा एकदम सेम होता है। जिस फॉर्मेट में इंग्लिश में पूछेगा उसी फॉर्मेट में हिंदी में। मतलब आपको पढ़ना है, अगर मैं बाइलिंगुअल कॉम्प्रहेंशन पढ़ा दूं, ओके, मैं 50 तो ज़्यादा मैंने बोल दिया, 20 से 30 कॉम्प्रहेंशन अगर बाइलिंगुअल में आपको प्रैक्टिस करा दूं तो दोनों को दोनों ये सही हो जाएंगे। मतलब आप 10 के 10 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। और ये एक ऐसा पार्ट है कि जो एकदम से लॉलीपॉप आता है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं जाते और एग्जाम में गलत कराते हैं या छोड़ देते हैं मैक्सिमम। और ये 10 क्वेश्चंस बड़ा ही सावधानी पूर्वक अगर करेंगे, पढ़ के अगर आ जाता है, कर लेंगे, तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे, पक्के हो जाएंगे भाई। ओके, तो ये ध्यान रखिए।
तो इसमें क्या है कि कॉम्प्रेंशन होते हैं, छोटा कॉम्प्रेंशन होता है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं होता है। 200 से 300 पेज का लेंथ होता है, उसमें पेज नहीं शब्दों का लेंथ होता है। फिर इसमें विषय क्या होता है, सामाजिक मुद्दे होते हैं। जैसे मान लीजिए पर्यावरण का कोई मुद्दा हो गया या कोई ज्वलंत सामाजिक मुद्दा हो गया, तो इन पे आधारित ये पैसेज लिखे जाते हैं। ओके, और पैसेज या नैतिक प्रशासन से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिख दी जाएंगी। तो कॉम्प्रेंशन अलग अलग मुद्दे पे हो सकता है इकोनॉमी पे हो जाए, हो सकता है कभी कभी आपके पॉल्यूशन से रिलेटेड हो जाए, एनवायरनमेंट से हो जाए, साइंस टेक्स हो जाए, तो अलग अलग होता रहता है, आता रहता है। लेकिन मोस्टली चांसेस रहता है कि कोई प्रशासनिक मुद्दे पे उठा दिया जाए कॉम्प्रेंशन, या मोस्टली आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉम्प्रेंशन पूछ दिए जाते हैं। तो वो ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछा क्या जाता है ये समझिए। तो मुख्य विचार लेखक का मतलब शब्दार्थ निष्कर्ष निकालना। तो कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो पूछे जाते हैं। मुख्य विचार हो सकता है सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, उसके बाद से कंक्लूजन, क्रक्स पूछा जाता है। तो ये आपके कॉम्प्रेंशन के क्वेश्चंस होते हैं। जब मैं कॉम्प्रेंशन प्रैक्टिस कराऊंगा तो एकदम मक्खन जैसे सबको समझा दूंगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है भाई। और आप पूरे के पूरे मैं गारंटी ले रहा हूँ 10 के 10 क्वेश्चन सही कर लेंगे, ठीक है। फिर आंसर पैसेज के अंदर ही मिलता है। एक कॉम्प्रेंशन यूपीएससी का आता है, वो बड़े अच्छे होते हैं कॉम्प्रेंशन, लेकिन यूपीपीसीएस का यूपीएससी कंपैरिजन में थोड़ा सा सिंपल होता है और मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये इजी स्कोरेबल है, इसमें सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान दे देना। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो आपको मेच्योर हैं, अगर मेच्योर होंगे तो मेरी बातें समझ के आप ये निष्कर्ष निकाल लेंगे कि पढ़ना क्या है, कहाँ से नंबर मुझे उठाना है, ये आप समझ जाएंगे। तैयारी का मैंने बताया कि रोज एक पैसेज सारे पीवाईक्यू कर लीजिए, सफिशियंट है। टारगेट 10 में से 8, 8, 7, 6 नहीं 8 हो जाते हैं, 7 तक सही हो जाते हैं, 9 और 10 के 10 भी सही हो जाते हैं, मैंने प्राय इसमें देखा है। ओके, चलिए अगला पार्ट हो गया मेरे भाई इंटरपर्सनल स्किल। अब इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, इन सबको एक ही में अगर समेट दिया जाए तो ये बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, 17-18 क्वेश्चन से ज़्यादा का हो जाता है, ठीक है भाई। कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल जो पार्ट है, अगर इसको कर लिया तो 20 के आसपास क्वेश्चन इसके बन जाते हैं। ओके, अब जब इसके क्वेश्चन अगर देखेंगे, हालांकि यहाँ पे 8 ही क्वेश्चन लिखा है, तो ये प्योर इंटरपर्सनल स्किल का लिखा गया है। लेकिन अगर सबका इंटायर पार्ट का ले लिया जाए, एक ही जैसा होता है, जो हम एथिक्स से रिलेट करके पढ़ते हैं। और एथिक्स तो भाई ऐसे मैं बता दूंगा, एथिकल पार्ट मैं बता दूंगा इसका, कि आपको कोई टेंशन होगी ही नहीं। इसमें बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, लेकिन मैं ऐसे रिलेट करके बता दूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से रिलेट करते हुए और एथिक्स से रिलेट करके, कि आप इसमें भी बड़े इजी 18-20 क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें से आप 14-15 क्वेश्चन सही कर जाओगे इस पार्ट से। ओके, तो आप टेंशन फ्री रहिए, और इस पार्ट को बहुत अच्छे से तैयार भी करना है हमें, ठीक है, क्योंकि ये आगे भी आपके यूजफुल होते हैं। इंटरव्यू में यूजफुल होता है, या एथिक्स आप लिखोगे आपके मेंस में भी होता है, तो उसमें भी आपका मेंटली आप प्रिपेयर होगे कि एक एज ए ऑफिसर मुझे क्या सोचना चाहिए और किस तरीके से मेरी सोच रखनी चाहिए। उस सोच को डेवलप यहीं से करने को मिलता है। तो आयोग जो सिलेबस बनाया है ना, बड़ा सोच विचार के बनाया है, कि स्टेप बाय स्टेप आपका अपग्रेडेशन करता रहता है, अपग्रेड करते रहता है अपने एस्पिरेंट का। प्रीलिम्स का ऐसा सिलेबस बताएगा कि आपका सोच उस तरीके का होगा। ओके, नॉलेज हो और उसका आपका सोच भी वैसा डेवलप हो, ठीक है, जिसमें इंटरपर्सनल स्किल और ये सब रखा गया है। फिर मेंस में एथिक्स एक पार्ट ही है, पूरा एथिक्स, उसके आधार पे एक ऑफिसर का एथिक्स मतलब क्या, कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, मतलब यही सब तो है एथिक्स में, और उसी से रिलेट करके बताया जाएगा। मतलब वो भी आपका तैयार हो जाएगा पार्ट, मतलब उसमें बहुत सारा आपको हिंट मिल जाएंगे कि एथिक में कैसे सोचते हैं, ठीक है, एथिक्स में। तो फिलहाल चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का बता है, पेपर का सबसे मीठा हिस्सा, बच्चे छोड़ देते हैं ना समझी में, लेकिन ये सबसे प्यारा और सबसे मीठा है। और डिसीजन मेकिंग और इसको मिला दें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों को दोनों जुड़वा भाई है या जुड़वा बहन है, मतलब एक ही जैसे है, बताया ना मैंने। ओके, अब संचार के सिद्धांत, बाधाएं, श्रवण कौशल, फीडबैक टीम। मतलब देखो, अब संचार क्या है, तो संचार मतलब अगर मान लो आप किसी जिले के मान लीजिए एसडीएम है, जिले में कहीं एक तहसील में एसडीएम है, या उसके बाद से आपको क्या है कि मान लीजिए कोई एक फरियादी है, कोई किसान है, तो अपना वो फरियाद लेके आएगा, तो वो आप तक कैसे पहुंचेगा,
भाई किसी भी ऑफिस का एक तरीका होता है ना, पैटर्न होता है। जैसे मान लीजिए वो एक पहले चिट्ठी लिखेगा, चिट्ठी देगा आपके, आपसे नीचे वाले अधिकारी को देगा, फिर वहाँ से आपकी तरफ आएगा, फिर आप पढ़ेंगे, फिर फीडबैक, उसका जवाब, फिर उसके बाद से ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। समझ गए मेरी बात? लिखित में ऑफिशियल काम लिखित में ही होता है ना, तो वो लिखित का ही पार्ट होता है, वो वहाँ पे समझाया जाता है कितने स्टेप्स में होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, और क्या क्या उसमें तरीके होते हैं, सब बताया जाएगा। आपका व्यवहार कैसा होगा ये भी पता है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन आपको कैसे लेना है। प्रशासनिक सिनेरियो, सबसे उचित निर्णय चुनो, बिल्कुल वही एथिकल पार्ट होना चाहिए, एथिक्स से। यहाँ पे आपका कोई पर्सनल एजेंडा हावी ना हो, आपका पर्सनल कोई भी थॉट हो आपके डिसीजन पे हावी ना हो, ये बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है अपने पर्सनल थॉट को, कि आपके एजेंडा या आपके डिसीजन पे ये पर्सनल आपका थॉट हावी ना हो सकता है आप किसी एक पार्टी के सपोर्टर हो सकता है आप किसी एक विचारधारा के सपोर्टर हो, लेकिन अगर आप उस पोस्ट पे हैं तो आपको न्यूट्रल रहना है, और न्यूट्रल रहते हुए आपका डिसीजन, अपने डिसीजन को वैसे ही रखना है कि सबके हित में हो। मतलब जो अच्छा है, अच्छे काम के लिए आपका डिसीजन होना चाहिए, वाइस नहीं होना चाहिए। आप किसी के फेवर में नहीं जा सकते, बस आप जो उस पद पे रहते हुए सही डिसीजन हो सके, जो फेयर डिसीजन हो सकते वही आपको रखना पड़ता है। यही तो एथिक्स है भाई। ओके भाई, चलो गोल्डन रूल, इसके रूल कुछ बताता हूँ। हालांकि ये पढ़ाने पे मैं बताता हूँ, लेकिन फिलहाल चलो छोटा सा मैं आपको खुश करने के लिए ये भी मैंने बता दिया। देखो नियम है जो संवेदनशीलता अपनी जगह, फिर व्यवहारिकता, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, फिर उसके बाद से एक्सट्रीम ऑप्शन, मतलब ये कैसे वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कि एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे मान लीजिए जिस ऑप्शन को देख के आपको समझ में आया कि अहम ब्रह्मास्मि वाली फील आए, तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं, तो वो तो सॉल्व करने का तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन फिलहाल एक बार बताता हूँ, टारगेट है 8 में से 7 क्वेश्चन, ये इंटरपर्सनल स्किल वाली खाली बात बता रहा हूँ। डिसीजन मेकिंग और ये सब पूरा इंटायर लेके चलेंगे, ये ज़्यादा हो जाता है, तो आप सही कर लेंगे, PYQ ही करेंगे, ओके। और उसके बाद से हमारा अगला हमारा रीजनिंग का सिलेबस हो गया। अब रीजनिंग में मेरे भाई क्या है कि सीरीज, नंबर सीरीज के, इसमें मिसिंग नंबर भी हो गए, नंबर सीरीज भी होगी, एनालॉगी भी होगी, तो सब इसी में लपेट लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, फिर सिलॉग हो गया, ओके। फिर उसके बाद से कथन, पूर्व धारणा, निष्कर्ष हो गया, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, ये वाले हो गए पार्ट, ओके। तो ये क्वेश्चंस, ओके। अब उसके बाद से मेरे भाई पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट की बात है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन टेक्स्ट होता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और ऑर्डर रैंकिंग हो गया, क्लॉक हो गया, घन, क्यूब, क्यूबॉइड भी हो जाता है इसमें, क्यूब क्यूबॉइड भी पूछ देता है। और उसके बाद से थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं इसको, ठीक है। और उसके बाद से फिगर काउंटिंग, तो ये रीजनिंग का पार्ट है और रीजनिंग का सिलेबस है, ओके। तो ये रीजनिंग में मेजरली ये पूछे जाते हैं, ध्यान है। और कोडिंग डिकोडिंग में आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वगैरह सब इसी में इंक्लूड हो जाता है। तो ये रीजनिंग का पार्ट है, आपका रीजनिंग का सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो मैथ में मोस्टली क्या पूछा जाता है एक बार समझ लीजिए। तो मैथ में अगर ध्यान से देखेंगे तो नंबर सिस्टम, HCF एलसीएम से रिलेटेड, परसेंटेज है भाई, फिर टाइम एंड वर्क है, टाइम डिस्टेंस स्पीड है, ये इसके क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस, CISI कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसके पूछे जाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, रेशियो का पार्ट जितना हो सकता है, रेशियो में पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, ये सब करना पड़ता है, ये मैंने करा चुका हूँ मैं। एवरेज, औसत भी रेयरली कभी कभी पूछा जाता है, तो एवरेज तो खैर आपका तैयार होना भी चाहिए, ओके, लॉजिकल। ये हमारे हो गए अरिथमेटिक के पार्ट। मैथ में भी 2 होते हैं, एक अरिथमेटिक, एक एडवांस होते हैं। एडवांस से बच्चे ज़्यादा घबराते हैं, तो अरिथमेटिक को मैंने अलग से कर लिया है, ठीक है। अब एडवांस में देखेंगे फिलहाल, तो एडवांस में अलजेब्रा आ गया, जिसमें वेन डायग्राम, अच्छा ये वेन डायग्राम मैथ्स में भी आता है, परसेंटेज का भी पार्ट है ये, और ये रीजनिंग का भी पार्ट है, ठीक है भाई। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड, फिर ज्योमेट्री के 2-3 क्वेश्चन, बच्चे अक्सर इसको छोड़ना प्रेफर करते हैं, बाकी आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से देख लीजिएगा, छोड़ भी सकते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक अगर आपका अच्छा है मैथमेटिकल बैकग्राउंड के, तो इनको अटेम्प्ट करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्यों दिमाग खराब करना अपना, ओके। तो ये हमारा मेंसुरेशन हो गया। फिर हालांकि मैं तो पढ़ाने को पढ़ाऊंगा, मीन मीडियन मोड हो गया, चार्ट टेबल, DI हो गया, DI भी, डेटा इंटरप्रिटेशन भी। लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन में बता दूं पिछले 3-4 साल से कम पूछ रहा है, 3-4 साल से बहुत कम, रेयरली पूछ रहा है, लेकिन मीडियन मोड पूछता है, ओके।
फिर स्टैटिक्स का है, स्टैटिक्स तो इसके अपने क्वेश्चंस रहते हैं अपने। ओके, तो इसमें देखो दो पार्ट मैथ, दो पार्ट, एक अरिथमेटिक हो सकता है, एक एडवांस होता है। एडवांस में बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। 10-12 क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा, बाकी आप पोर्शंस अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इससे डर लगता है, लेकिन अरिथमेटिक का बेसिक आप तैयार कर लीजिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में मेरे भाई देखो, हिंदी में अब एक पार्ट हिंदी में भी आता, तो हिंदी में तो एक तो हमारा गद्यांश आ गया, जो पैसेज जिसे बोलते हैं, तो उसका हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। मैं पहली बता दूं, जो गद्यांश आ गया ना, ये हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको डिसीजन मेकिंग और आपको क्रक्स और इसका करने का तरीका ही अलग होता है। क्रक्स है या आपको सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, ये सब बताना होता है, तो ये अलग ही तरीका है करने का। तो हिंदी का मैं इसको नहीं मानता हूँ पार्ट। ठीक है, बाकी हिंदी में और भी आपके आगे मुहावरे है, आगे विलोम है, पर्यायवाची है, संधि समास है, वर्तनी, शुद्ध, तद्भव, तत्सम, मतलब ये आसान ही है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और सर की क्लास होगी, उसको देख लेंगे तो इसमें पूरे नंबर पक्के कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये ऐसा पार्ट है कि ये आसान होता है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप कर लेंगे बहुत अच्छे से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सही कर लेंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारा हिंदी का सिलेबस है और हिंदी में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत कम ही है, इतने से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई मेरे लाल। अब आगे तो देखो, कुछ यूपी से भी हिंदी का ही पार्ट है, हिंदी का ही ये पार्ट होता है। ठीक है, और हिंदी में ये क्या पूछ देता है मेरे भाई, तो हिंदी में ही हमारा, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बोलियां। अब उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, यूपी। अब यूपी आप मान लो यहाँ से अगर दिल्ली के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ये बॉर्डर से लेके और उधर हमारा बलिया तक चला जाता है, मतलब हर तरफ से बहुत बड़ा स्टेट है, आपको पता है। और इसमें बोलियां भी अलग अलग है, जैसे कुछ मान लीजिए अवधी है, अयोध्या लखनऊ के आसपास बोली जाती है। फिर उसके बाद से ब्रज भाषा है, मथुरा आगरा के आसपास ब्रज भाषा बोली जाती है। फिर भोजपुरी है, तो भोजपुरी हमारी वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, मऊ, ये सब इन डिस्ट्रिक्ट्स में बोली जाती है, भोजपुरी होती है। फिर बुंदेली होती है जो झांसी में बोली जाती है, और कनौजी कानपुर के आसपास बोली जाती है। तो ये अलग अलग भाषाएं हैं, बहुत बड़ा स्टेट है तो भाषाएं भी अलग अलग है। ओके, लगभग हिंदी के ही आसपास वाली सारी भाषाएं, हिंदी जैसी ही बोली जाती है सारी भाषाएं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, कुछ उसके शब्द और टोन में बस फर्क पड़ता है, तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं इसमें, और पीवाईक्यू से आधी तैयारी आपकी हो जाएगी। मतलब अगर बस आप बोलियों से रिलेटेड जो पीवाईक्यू अगर एक बार कर लेंगे या हिंदी के पीवाईक्यू कर लेंगे, तो आप आधा से ज़्यादा, मतलब आधा क्वेश्चन उसमें सही कर लेंगे। पीवाईक्यू से आपको बहुत आइडिया लगता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इसके करिएगा। अगला मेरे भाई कि इंग्लिश का पार्ट, इंग्लिश बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि इंग्लिश, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं और इंग्लिश पढ़ना प्रेफर नहीं करते। तो ये आपकी मर्जी, आपका डिसीजन हो सकता है, लेकिन मेरा सुझाव है कि इंग्लिश में आप जो 10वीं तक का इंग्लिश पढ़े होंगे ना, ये तो मैंडेटरी होगा। जो उसमें एक्टिव, पैसिव या छोटे मोटे जो आपके और भी पार्ट्स होते थे, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, बड़े आसान होते हैं। ये हमारे इडियम फ्रेजेस हो गए, ओके, वर्ड मीनिंग हो गया। अगर ये याद भी नहीं है तो एक्टिव, डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये कुछ रूल्स होते हैं, आप कक्षा 10वीं में पढ़े होंगे और आसानी से हो जाते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं बड़े, और इसमें लेवल भी बड़े आसान आते हैं। ठीक है, तो ये जरूर कर लीजिएगा और ये आता ही आता है। ओके, 2-3 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब सब होते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं मेरे भाई, और स्पेलिंग और पंक्चुएशंस आता है। ठीक है, तो इंग्लिश का सिलेबस है, इसमें भी एक 5 नंबर का सिलेबस हटा सकते हैं आप। ये 5 क्वेश्चंस जो हमारा पैसेज वाला होता है, इसका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। ये भी आपके थीम बेसिस आते हैं पैसेज, मतलब जो हिंदी वाला और इंग्लिश वाला, बस भाषा का अंतर है, दोनों सेम आता है। अगर आपको बाइलिंगुअल पढ़ा दिया जाए, एक ही तरीके के पैसेज और एक ही तरीके की क्लास ले ली जाए, तो दोनों को दोनों आप फोड़ के चले आएंगे। तो ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी, मैं आपको कॉम्प्रहेंशन, आपको 30-40 ऐसे करा दूंगा कॉम्प्रहेंशन, या कुछ स्पेशल क्लासेस कॉम्प्रहेंशन के लिए लूंगा कि आप इसमें से 10 में से आप 7-8 क्वेश्चन सही कर जाओगे, बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, बाकी उसके बाद से ग्रामेटिकल है, ये इसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो
पैसेज में ही मिल जाते। एक क्वेश्चन अगर मिसलेनियस कहीं पूछ दिया तो पैसेज मिल जाएगा। इसका रूल क्या है कि वॉइस नरेशन कर लीजिए, रूल बेस्ड हो गया। तो सबसे पहले पक्का कर लो, मतलब ये बड़े आसान होते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव। ओके, फिर नरेशन मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना। तो अगर ये जान जाएंगे तो आपके आसानी से हो जाएगा। इंग्लिश बहुत लोग छोड़ देते हैं, तो ये मैंने आपको अलग से बोल दिया 36 मार्क्स का दान। इंग्लिश मतलब आपके मान लीजिए, इंग्लिश मतलब 36 तो नहीं कह सकते, इसमें कॉम्प्रहेंशन तो पढ़ ही लेंगे 20 बाकी, तो इसमें आप कह सकते हैं 17-18 नंबर का। तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसमें सुझाव दूंगा कि कुछ बेसिक्स तो जरूर पढ़ लीजिएगा, और सर की क्लास चलेगी, देख लेंगे, आसान आसान भाषा में वो आपको सिखा देंगे। ओके, तो आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से अपना अपना पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना। वो मैं अभी इस क्लास में कहीं नहीं बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए। मैं सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्या क्या आता है वो अगर आपके क्लियर होंगे, और थोड़ा सा मैं अपना आउटपुट भी दे रहा हूँ। ओके, कि कहाँ कहाँ से आता है और किस पे आपको फोकस करना चाहिए, तो आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन आपका होगा, कौन कौन से पार्ट से आप सिलेक्शन, आपको बस कट ऑफ को क्लियर करना है सिलेक्शन के लिए। ठीक है भाई, अब आगे आता है मेरे भाई, ये अब पूरा सिलेबस एक नज़र में मैं देख लेता हूँ। तो रीजनिंग में मेंटल एबिलिटी मतलब ये हमारा, अगर इसके साथ इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ अगर ऐड करेंगे तो ये हमारे, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये हमारे मतलब 40 आसपास क्वेश्चन पूछते हैं, 40 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैथ्स में अरिथमेटिक एडवांस कर लेंगे तो अरिथमेटिक के आपके अरिथमेटिक के कम से कम 10 क्वेश्चन तक तो मिल जाएंगे, एडवांस के 10-12 क्वेश्चन और अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अरिथमेटिक वाला क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में मैंने बताया था, हिंदी का भी सिलेबस बहुत टफ नहीं है, सिंपल है। सी सेट का आप आराम से क्लासेज कुछ करेंगे तो आराम से आपको इसमें अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। बाकी पैसेज तो मैं कॉम्प्रहेंशन तो पढ़ा दूंगा, 10 क्वेश्चन वो पक्के हो जाएंगे। इंटरपर्सनल स्किल तो मैं क्या क्या पढ़ा दूंगा, ये वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, फिर इंटरपर्सनल स्किल ये, और कॉम्प्रहेंशन तो मैं मेजर पार्ट पढ़ा दूंगा। इंग्लिश हिंदी के सर लोग मतलब इसमें 13 ये कॉम्प्रहेंशन हटा देंगे, तो ये वाले सर लोग करा देंगे। ओके, इंग्लिश में 13 नहीं आते, 7, 8, 9 भी आए हैं। मैं रैंडम ऐसे रख लिया 13 नंबर, मतलब 13, कभी 10 भी दिखा है, कभी 13 भी दिखा है, कभी 8 भी दिखा है। तो इंग्लिश में कुछ इस तरीके का पार्ट रहा है। ठीक है भाई, तो आप अपने हिसाब से देख लेना चाहिए। ओके, अब इसमें क्वालिफाई के लिए आप अपने हिसाब से पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ये कौन कौन से पार्ट को हमें पढ़ना है। पूरा इंटायर सिलेबस का पूरे सी सेट का सिलेबस नहीं पढ़ना है इंटायर, आपको बस इसमें डिसाइड करना होगा कि आपको कौन कौन सा पार्ट इसमें से तैयार करना चाहिए। ओके, आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए, पहले डिसाइड करिए, फिर उन क्लासेस को देखिए। मेरा पार्ट कॉम्प्रहेंशन पक्का करा दूंगा, इंटरपर्सनल स्किल जो आपके लिए एथिक्स में भी काम आएगा, और मैथमेटिकल मेंटल एबिलिटी, और उसके बाद से मैथ्स अरिथमेटिक का। ओके, बाकी और क्लासेस होंगी आपकी। बाकी आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। तो देखो, सबसे पहले मैंने कुछ आपको बताया है कि अगर आपको कैसे सिलेबस को आगे बढ़ना है, ओके, कैसे इसको तैयार करना है। ये 12वीं स्लाइड है, स्लाइड से कोई मतलब नहीं, 12वीं स्लाइड है। मूल मंत्र प्लस अगली क्लास। ओके, कैसे आज का सार, सी सेट की कठिनाई, सी सेट कठिनाई का पेपर नहीं बल्कि जानकारी का पेपर। बिल्कुल सही बात है भाई, कुछ बातें, पूरा पेपर कक्षा 10 तक के स्तर का है, ये भी सही बात है। 10वीं से ज़्यादा का सिलेबस है ही नहीं इसमें। फिर उसके बाद से टॉपिक फिक्स है, सरप्राइज नहीं है इसमें। इन टॉपिक से आएंगे, इस डायमेंशन से आएगा, वो फिक्स है। जैसे कॉम्प्रहेंशन फिक्स है, इंटरपर्सनल स्किल का फिक्स है, आपका मैथ रीजनिंग का भी कुछ पार्ट फिक्स है, हिंदी में फिक्स है, इंग्लिश में फिक्स है। मतलब आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा सी सेट में, आप बस उतना ही कंटेंट पढ़ लेंगे, आपका हो जाएगा। और सारा कंटेंट नहीं पढ़ना है, आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इसमें से 3-4 सेगमेंट, आपको 50 क्वेश्चन का टारगेट रखना है कि 50 क्वेश्चन मेरे कैसे पूरे हो। 50 से 55 क्वेश्चन, अगर 50 से 55 क्वेश्चन का सिलेबस आप कंप्लीट कर लिए तो बस आपका हो जाएगा सी सेट, और अच्छे से कर लीजिए, हो जाएगा। ओके, मैं कह रहा हूँ आपको 45 क्वेश्चन का सिलेबस छोड़ दीजिए, और वो 45 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे वो आप देख सकते हैं, कौन कौन सा पार्ट है। मन करे आप मैथ नहीं पढ़ने का, मैथ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव रहता है अरिथमेटिक पढ़ लो। बाकी आप हो सकता है इंग्लिश वाले कुछ लोग स्किप करना चाहते हैं, इंग्लिश छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। कुछ लोग इंटरपर्सनल स्किप करना चाहते हैं, वो भी छोड़ सकते हैं। हिंदी स्किप करना चाहते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन आप अपनी प्रायोरिटी और आगे क्या काम आएगा इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आगे के चरणों में क्या क्या काम आएगा, और कौन सा हाईएस्ट स्कोरिंग है, कम पढ़ने पे ज़्यादा नंबर्स की गारंटी देता है, वो जरूर देखिएगा, कंसीडर करिएगा। ठीक है भाई, और उसके बाद से PYQ
तैयारी मतलब बैकबोन अगर कहा जाए तो PYQ अगर सी सेट में अच्छे से कर ले रहे हैं पिछले 10 साल के, तो आपको कुछ हद तक आपको सपोर्ट मिल जाता है और कुछ हद तक आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। तो PYQ इसमें प्ले रोल बहुत अच्छा करता है। रीजनिंग सीरीज से शुरुआत कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और बाकी बाकी मैंने अपने लिए लिख दिया है। तो ये हमारा सिलेबस रहा, ये पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग का, कॉम्प्रहेंशन का, फिर इंटरपर्सनल स्किल का, हिंदी का, और उसके बाद से आपके इंग्लिश के, मतलब लगभग लगभग जितना आता है मैंने सारा बताया। अब इसमें आपका डिसीजन सर्वोपरि है कि आप कैसे इसको तैयार करेंगे। 50-55 क्वेश्चन का क्राइटेरिया बनाइए और उन पार्ट पे फोकस करिए। और सी सेट को हल्के में मत लीजिए, ऐसा मत सोचिए कि नवंबर में एग्ज़ाम है, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम है तो हम उसको अक्टूबर से पढ़ें, सितंबर से पढ़ें। बिल्कुल ऐसा मत करना, ये कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा प्रतीत होगा। ओके, कहीं ऐसे इसका खमियाजा ना भुगतना पड़ जाए। तो अभी से 1 घंटा, सवा घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा रोज सी सेट के लिए टाइम दीजिए। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि सी सेट आपको क्वालिफाई करने से कोई रोक ही नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं। आप क्लासेस करिए इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे। क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी 15 से, ओके, या मतलब नेक्स्ट वीक से हमारी स्टार्ट होंगी क्लासेस। तो उनमें जुड़े रहे, लगातार क्लासेस करिए, बस क्लासेस करिए, घर पे प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका आराम से सी सेट हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन एग्ज़ाम तक थोड़ी प्रैक्टिस बनाए रखिएगा। ओके, और ऐसे स्ट्रेटेजी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।